everyone, welcome back to our channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing great. So guys, today I'm going to react on how Malayalam cinema is killing Bollywood and the thumbnail में लिखा गया है the success of Malayalam cinema. So let's show the video. For that अगर आप लोग चैनल नए हैं then subscribe कर लो, do subscribe and keep supporting me, and also don't forget to click on that bell icon to get notification of my upcoming videos. So let's get started the video. Malayalam cinema, I think, has the best writing today. Yeah, I also today, think the same. Like उनका जो you, writing होता है ना, script का बहुत ही कमाल का होता है. अब देखो हिंदी सिनेमा जिस तरह से जा रहा है, तो कोई भी जा रहा है, और सेम टाइम मलयालम सिनेमा इज नॉट जस्ट चर्निंग आउट गुड फिल्म, दे चर्निंग आउट हिट्स आफ्टर हिट्स. मलयालम सिनेमा के पास ना ही बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड की तरह अंधा पैसा है, ना ही इंडियाज बिग प्रोडक्शन हाउसेस, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से पब्लिक जॉम्बी की तरह मलयालम सिनेमा पे टूट पड़ रही है. हर तरफ बॉलीवुड की बातें हो रही है. 2024 में पहली बार सिर्फ 250 करोड़ के बजट में यह इंडस्ट्री 8 फिल्में बनाती है, जैसे कि प्रेमालू, आडू जीवितम, ब्रह्म युगम, आवेशम, अन्वेस्पिनी कठंडम और मंजुमल बॉयज. और ये 8 फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन जस्ट 5 मंथ्स में, यानी कि मई 2024 तक पूरा कर लेती है. 8 films in 4 months, 1,000 crores. I don't think Malayalam cinema has seen 1,000 crores ever. Absolutely, and of the movies that you mentioned, nearly at least 5 or 6 of them are in the top 5, top 6 all-time highest money-earning films in Malayalam cine history. जैसे 2023 को बॉलीवुड के लिए गोल्डन ईयर माना जाता है, वैसे ही 2024 को हमेशा मलयालम सिनेमा के लिए याद किया जाएगा. इस साल मलयालम इंडस्ट्री ने बहुत सारी बॉक्स ऑफिस हिट्स तो दी ही, और मलयालम फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जैसा अवार्ड भी जीता और मलयालम सिनेमा को ग्लोबली क्रिटिकली एक्लेम भी दिलाया. लेकिन आज जहाँ सुपरस्टार्स 250 से 300 करोड़ की फीस ले जाते हैं, वही मलयालम सिनेमा जो इतनी बेहतरीन कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाती है, वो बजट के लिए आज भी स्ट्रगल करती है. सफिशिएंट बजट ना हो पाने की वजह से कई बार फिल्म को बीच में रोक दिया जाता है. मंजुमल बॉयज आधे में रुक गई थी, 5 महीना रुकी रही, फिर कहीं से पैसे आए, फिर कैसे खत्म हुई. हमसे उनको थोड़ी ना मालूम, उनको मालूम होता है ये इस लेवल पे जाएगी. पर सवाल ये आता है कि जहां बॉलीवुड 350 करोड़ में BMCM एंड 190 करोड़ में गणपत जैसी फिल्म बना पाती है, तो वही 5 to 20 करोड़ में मलयालम सिनेमा कैसे ऐसी फिल्में बना ले रही है, और क्यों 2024 से पहले कभी इस इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा हाइप और रिकॉग्निशन नहीं मिली. साथ ही साथ हम आपको इस फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री ने बहुत सी यूनिक जॉनर्स को एक्सप्लोर किया, और फिर कैसे इस छोटी सी इंडस्ट्री ने एक बड़ा कमबैक किया, और क्या आने वाले टाइम में मलयालम इंडस्ट्री बॉलीवुड के बचे कुचे मार्केट को भी बिना सॉस चटनी लगाए खा जाने वाली है. तो डिकोड करते हैं मलयालम सिनेमा के सक्सेस की असली स्टोरी. नंबर 1, तो देखो, इस साल मलयालम सिनेमा ने एक से बढ़कर एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज दी, जैसे प्रेमालू, मंजुमल बॉयज, मार्को, किसकिंदा कंदम एटसेट्रा. और ये सारी की सारी मूवीज इतनी अच्छी थी कि सिनेफाइल्स इन मूवीज को देखकर ये कहने लगे, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस टाइप की मूवीज मलयालम सिनेमा में मेन स्ट्रीम के कैटेगरी में आती है. और इसी बात से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरेट होता है कि ऐसा क्यों है कि इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु में मेन स्ट्रीम मूवीज जो है वो ओवर द टॉप एक्शन मास मसाला मूवीज है या फिर बिग स्केल एंटरटेनर्स है, बट मलयालम सिनेमा में कंटेंट ड्रिवन मूवीज ही मेन स्ट्रीम कैसे है, और ऐसा होने का रीजन क्या है. तो वो बात तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे तुम्हें उस टाइम में ले जाना पड़ेगा जब इंडिया में सिनेमा की शुरुआत हुई थी. तो देखो, इनिशियल डेज में स्क्रिप्ट के जो भी सोर्सेज होते थे वो थिएटर प्लेज होते थे, और मलयालम थिएटर के जो भी प्लेज होते थे वो बस माइथोलॉजी स्टोरीज पे बेस्ड होती थी. और अब सिंपल सी बात है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी पे मूवीज बनानी है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और इतने पैसे मलयालम मेकर्स के पास थे नहीं, और ना ही उनका मार्केट इतना बड़ा था कि ज्यादा पैसे लगा के रिकवरी हो जाए. और यही बजट की प्रॉब्लम और लिमिटेड मार्केट होने की वजह से मलयालम फिल्म मेकर्स ने उन जॉनर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिनको बनाने में कम खर्चा आए, जैसे कि सोशल इश्यूज वाली मूवीज और कल्चरल रूटेड फील कराने वाली मूवीज. और 1980s आते आते मलयालम फिल्म मेकर्स ने क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री थ्रिलर, कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसे जॉनर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था. साथ ही साथ मलयालम सिनेमा का ओवरसीज मार्केट भी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि बहुत से लोग केरला से गल्फ कंट्रीज में मूव करने लगे, तो कोई जॉब की तलाश में, तो कोई अपनी फर्दर स्टडीज के लिए. और इसी रीजन से मलयालम सिनेमा का मार्केट इंक्रीज भी हुआ. अब मार्केट इंक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है कि बजट भी इंक्रीज होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हुआ था. बट मलयालम सिनेमा के लिए बजट में स्मॉल इंक्रीमेंट ही बड़ी बात थी. अब देखो, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्यों मलयालम इंडस्ट्री में कंटेंट ड्रिवन सिनेमा मेन स्ट्रीम है. अब अगर मेन स्ट्रीम है तो सिंपल सी बात है कि कंटेंट ड्रिवन मूवीज की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, और जब क्वांटिटी ज्यादा होती है ना तो क्वालिटी मैच कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता. बट आज भी मलयालम सिनेमा में 70% कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनती है जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है, और इसी चीज के बेस पे हम मलयालम सिनेमा को इंडियन सिनेमा की बेस्ट इंडस्ट्री बोल सकते हैं. अब क्वेश्चन
ये आता है कि मलयालम सिनेमा के बेस्ट होने का रीजन क्या है। तो अब उन फैक्टर्स पे बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों मलयालम सिनेमा बेस्ट है। और जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है मलयालम मूवीज की राइटिंग। तुम जैसे जैसे मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर करोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंडियन सिनेमा के जो बेस्ट राइटर्स हैं वो मलयालम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। Malayalam cinema, I think, has the best writing today. Today, if I am envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers and actors. Always. This 10 seconds of this interview is going viral in Kerala. Unlike other Indian film industry, मलयालम सिनेमा ने कंटेंट स्किंग को सच में प्रायोरिटी देते हुए अपने राइटर्स को लिटरली सिर पे बिठाया। मलयालम सिनेमा में किसी स्टार जितने फेमस डुओ बॉबी और संजय, जिन्होंने वयाडी नाइल, ट्रैफिक 1 जैसी काफी सारी बेस्ट फिल्में दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रेम्यूनरेशन के साथ साथ रिकॉग्निशन भी मिली। लेते कि मलयालम फिल्म मेकर्स के पास एक ही हथियार बचता है और वो है उनकी राइटिंग। और ये एक रीजन भी है कि क्यों वो लोग राइटिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनकी मूवीज वीएफएक्स और एक्शन पे रिलाई नहीं करती बल्कि राइटिंग एंड परफॉर्मेंस पे रिलाई करती है। और मलयालम सिनेमा से दृश्यम 2018, कुमलंबी नाइट्स, बैंगलोर डेज, कठाल द कोर जैसी मूवीज आती है और टाइम टू टाइम हमें इस तरह की ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग वाली मूवीज देखने को मिलती रहती है। और इस तरह का क्वालिटी सिनेमा ये लोग हर साल प्रोवाइड करते हैं। इसी साल की बात ले लो तो रोमांटिक फिल्म प्रेमालू, सर्वाइवर थ्रिलर मंजूमल बॉयज, मसाला मास्टरपीस आवेशम, एक्शन फिल्म मार्को एंड थ्रिलर फिल्म किसिकिंदा कंदम। अब इतनी वैरायटी में अच्छी मूवीज देखने के बाद मैं मलयालम मेकर से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा माल फूकते हो आप लोग जो कॉन्स्टेंटली मास्टरपीस मूवीज बनाए जा रहे हो। अगर थोड़ा माल बच गया हो तो बॉलीवुड वालों को भी सप्लाई कर दो। लेकिन मेरे इसी सवाल का जवाब दिया था मलयालम एक्टर टोविनो थॉमस ने। Have you ever thought how hard it is for us to bring a movie to national attention? Work harder, smarter, we work overtime, and that's how we create these movies. We are not smoking anything. टोविनो थॉमस की बात सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि वो लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। भले उनके पास बजट कम है, रिसोर्सेस कम है, बट स्टिल डेडिकेशन पूरी है। और यही बात मलयालम इंडस्ट्री में 35 फिल्मों से ज्यादा में काम कर चुके कमल हसन ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मलयालम सिनेमा में 12-12 घंटे लोग काम करते हैं क्योंकि एक फिल्म को 3 हफ्ते में शूट कर लिया जाता है ड्यू टू लेस बजट। Otherwise, I come from an industry called Malayalam film industry. It's a small industry, so it is one long distance run, beginning to end. We have to finish shooting in 3 weeks. Like, movies. Yeah, like 22 days they finished like a full feature 22 film. days Back or in the day. Oh my god. 23 days max, and we'll have to finish the film. So everybody is geared for that. So it sometimes exceeds 12 hours of work. इस पर वर्ल्ड डिज्नी का एक फेमस कोट याद आ जाता है, डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी, वी मेक मनी टू मेक मोर मूवीज। और मनी वर्ड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में आई, जहां बॉलीवुड में आजकल इलॉजिकल एक्शन मूवीज बना रहे जिनमें मेहनत कम लगती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। अच्छी स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती, ना अच्छी एक्टिंग होती है, बस प्रेजेंटेशन कुछ ठीक ठाक होता है और एक्शन होता है और इन दोनों से ही काम चल जाता है। तो हमारे मलयालम स्टार्स ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? उनका मन नहीं करता कि भैया हम बिना मेहनत किए भी धड़ाधड़ पैसे छापे जाए। तो भाई मन तो सबका करता है पैसे कमाने का, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज केरला ऑडियंस, जो ऐसी मूवीज को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बाकी पूरे इंडिया की ऑडियंस तो कर लेती है उस मूवीज को एक्सेप्ट, तो भाई केरला की ऑडियंस को क्या दिक्कत है? देखो भैया, बात कुछ ऐसी है कि केरला की जो पब्लिक है ना वो हाईली एजुकेटेड है, साथ ही साथ वो सिनेमा के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। वहाँ के ऑडियंस का जो टेस्ट है वो सिनेमा को लेकर अलग ही लेवल का है। तुम्हें वहाँ पर ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया है, जिन्होंने स्टैनली कुब्रिक से लेकर क्रिस्टोफर नोलन तक की मूवीज देख रखी है, कोरिया से लेकर फ्रेंच सिनेमा कुछ भी नहीं छोड़ा। और जिन लोगों ने इतनी क्वालिटी सिनेमा को एक्सप्लोर किया है वो कभी भी एक मीडियोकर मसाला मूवी पे सेटल नहीं होने वाले। तो वहाँ के ऑडियंस को अगर तुम्हें थिएटर तक लाना है तो एक मास्टरपीस मूवी तो बनानी पड़ेगी बॉस। और यही रीजन है कि वहाँ की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज में से सब की सब 8 मूवीज है। बट बॉलीवुड की अगर तुम टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर देखोगे हिंदी मार्केट में तो उनमें से एक भी फिल्म आर्ट सिनेमा नहीं है। तो किस इंडस्ट्री में किस टाइप के किस लेवल का सिनेमा बनेगा वो ऑडियंस से डिसाइड करती है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मलयालम सिनेमा बेस्ट क्यों है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि 2024 से पहले मलयालम सिनेमा कहाँ पे थी? क्या वो लोग पहले अच्छी मूवी नहीं बना पा रहे थे? तो भाई ऑफकोर्स बना पा रहे थे, बट ऐसा क्यों है कि मलयालम सिनेमा को जो हाइप 2024 में मिली वो इससे पहले नहीं मिल पाई? और साउथ की बेस्ट इंडस्ट्री होते हुए भी इतने सालों तक नॉर्थ ऑडियंस मलयालम सिनेमा को समझ ही नहीं पाई। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक बार मलयालम सिनेमा का इतना डार्क टाइम भी आया था कि वो इंडस्ट्री फिनिश होने के कगार पे थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री ने एक तगड़ा कमबैक किया और कैसे 2024 में मलयालम सिनेमा सारी लाइमलाइट खा गई। जो थोड़ी बहुत ओरिजिनल मूवीज बनती है लाइक एनिमल, जवान, वो फिल्में भी साउथ फिल्म मेकर से ही आकर बॉलीवुड में बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि बॉलीवुड में बॉलीवुड जैसा अपना कुछ भी बचा नहीं है। और बॉलीवुड में आजकल स्क्रिप्ट के सोर्सेज दूसरी इंडस्ट्रीज की मूवीज होती है जिनका रीमेक बॉलीवुड करता है। तो बेसिकली बॉलीवुड अपना ओरिजिनल चार्म खो चुकी है और सेम सिचुएशन में मलयालम सिनेमा भी थी। ये डार्क टाइम 2000 से लेकर 2008 तक चला। तो अब बात करते हैं कि फिर कैसे मलयालम सिनेमा का कमबैक हुआ। तो उस डार्क टाइम पे मलयालम फिल्म मेकर्स को एक बात अच्छे समझ में आ गई कि यहाँ की ऑडियंस को वो टिपिकल मास मसाला मूवीज नहीं बेच सकते। यहाँ की ऑडियंस को वैसी मूवीज चाहिए जहाँ प्लॉट पे ज्यादा फोकस हो, ना कि स्टार लीड पे। इसीलिए पोस्ट 2008 फिर से मलयालम सिनेमा ने वैसी ही मूवीज बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मलयालम सिनेमा अपनी रिस्पेक्ट वापस से गेन करने लगी। फिर 2010 के बाद तो मलयालम सिनेमा जैसे आग उगलने लगी और ऑडियंस को बहुत सारी मास्टरपीस मूवीज भी प्रोवाइड की। फिर चाहे वो दृश्यम ही क्यों ना हो, जिसको इंडिया के हर मेजर इंडस्ट्री ने रीमेक किया। बॉलीवुड में भी इस मूवी को दृश्यम नाम से ही छापा गया। ये तो कुछ भी नहीं है, इस फिल्म को चाइनीज लैंग्वेज में भी रीमेक किया गया जिसका नाम आई गेस सिव विदाउट सेफर्ट था। तो साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आ रही है कि जल्दी हॉलीवुड और कोरिया वाले भी इस फिल्म का रीमेक करने वाले हैं। और मलयालम मूवीज की बात करें तो मुंबई पुलिस, बैंगलोर डेज, उस्ताद होटल, कुमलंगी नाइट्स, प्रेमम, टेक ऑफ एंड 69 अदर्स मूवीज दी। बट फिर भी उस टाइम तक मलयालम सिनेमा को पैन इंडिया पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई थी। इवन नॉर्थ इंडिया में तो उस टाइम तक बहुत से लोग मलयालम इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं जानते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि तमिल तेलुगु मूवीज तो हमेशा से हिंदी में डब्ड होते रहती थी और शायद ही कोई मलयालम फिल्म होगी जिसे हिंदी टीवी पे टेलीकास्ट किया गया हो। और अगर होती भी होगी तो उन्हें लोग तमिल या तेलुगु फिल्म समझ लेते होंगे। और यही रीजन रहा कि क्यों हमें मलयालम सिनेमा के बारे में इतना लेट मालूम पड़ा। और अगर आपको ये जानना है कि 2024 में मलयालम सिनेमा के सडन राइज का क्या रीजन है, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है ओटीटी बूम को। और कैसे ओटीटी ने मलयालम सिनेमा की हेल्प की वो तुम्हें फिर से खुद टोबिनो थॉमस बताएंगे। It will be a theatrical film. If it's not theatrical, me and Basil won't be associating with that. Okay. So that's what we want. Like Minal Murali won, and we want Netflix to acquire the OTT rights because we want to have Minal Murali 1 and 2 on Netflix, but after theatrical release. We need a theatrical run for that kind of movies. We created that movie for theaters, but unfortunately because of those circumstances we had to release it in OTT. But Netflix did a very good job in promoting that movie. If we had a theatrical release, I don't know if we could have done that much promotion for a movie. We cannot bring Yuvraj Singh. We cannot bring Khali for the promotions. You know? It's very hard with the budget we have in our hands to do such promotions. So I'm very much thankful to Netflix for promoting Minal Murali like that, and whatever promotions they did, it worked. But that was a particular circumstance. In that situation we had no other options. देखो मलयालम इंडस्ट्री एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है जिसका प्रमोशन बजट ना के बराबर होता है। तो उनकी मूवीज मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती है। अगर वो पॉजिटिव रहती है तो फिल्म हिट, वरना फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और मलयालम इंडस्ट्री के पास ना इतना बजट है और ना ही इतने सोर्सेज की पैन इंडिया लेवल पे अपनी मूवीज को रिलीज कर पाए, उन मूवीज को मार्केट कर सके। और इसीलिए इस साल मलयालम सिनेमा के सडन राइज का रीजन ओटीटी ही है, क्योंकि जो भी मूवीज ने मलयालम सिनेमा में अच्छा परफॉर्म किया, सारी की सारी मूवीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब किया गया, इवन डिजिटल प्रमोशन तक किया गया, जिसकी वजह से वो मलयालम मूवीज हर कोई देख पाए। इसलिए मलयालम सिनेमा की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई और मलयालम सिनेमा के जो भी मूवीज को ऑल ओवर इंडिया पसंद किया गया वो उनके ओटीटी रिलीज के बाद ही। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कैसे ओटीटी एक मेजर रीजन है मलयालम सिनेमा के सडन राइज का। एंड एज यू ऑल नो कि हम मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री, राइज, डाउनफॉल, पीक पर बात कर चुके हैं। अब अगर हम बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा को कंपेयर करेंगे तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये कंपैरिजन अनवांटेड लगेगा, बट मुझे रिसर्च करते टाइम काफी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली जो ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि इस साल बॉलीवुड की कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज से ज्यादा कलेक्शन मलयालम कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज ने की है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा और मेरी ये बातें आपको कितनी सही और कितनी गलत लगेंगी, उसी के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे मलयालम सिनेमा अपने बजट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। तो देखो बॉलीवुड और मॉलीवुड में कंपैरिजन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग बस दोनों इंडस्ट्रीज की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को ही कंपेयर करेंगे और सिर्फ कंटेंट ड्रिवन मूवीज को कंपेयर करना ही वैलिड भी होगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। इस साल बॉलीवुड में काफी अच्छी कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनाई गई, जैसे कि लापता लेडीज जिसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31 करोड़ था। उसके बाद मडगांव एक्सप्रेस जिसने 48 करोड़ का बिजनेस किया था। किल जिसको बेस्ट इंडियन एक्शन मूवीज भी बताया गया, उसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 47 करोड़ था। अभिषेक बच्चन की मास्टरपीस फिल्म आई वांट टू टॉक का टोटल कलेक्शन भी बस 2 करोड़ था।
और अब मलयालम सिनेमा की कंटेंट ड्रिवन मूवीज की बात करते हैं। मंजूमल बॉयज 242 करोड़, आवेशम 155 करोड़, प्रेमालू 130 करोड़, आडू जीवितम द गोट लाइफ 160 करोड़। इंडिया की एक छोटी सी इंडस्ट्री के कंटेंट ड्रिवन मूवीज इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बीट कर रही है। और आपको बता दूं कि मलयालम इंडस्ट्री का टारगेट मार्केट इंडिया में बस 3% का है, क्योंकि मलयालम बोलने वाले लोग बस 3 करोड़ है। वही हिंदी ऑडियंस लगभग 52 करोड़ है। तो इतना छोटा मार्केट होते हुए भी मलयालम सिनेमा कैसे बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बीट कर रही है, जबकि बॉलीवुड का मार्केट मलयालम सिनेमा से 20 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदी ऑडियंस को बॉलीवुड की बेहतर मूवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर यूं कहें कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का टेस्ट ही खराब है? तो देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो माजिद द माउंटेन मैन, द लंच बॉक्स, बहू मुसाई, बंदूकबाज, हरामखोर जैसी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा दे चुके हैं। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, चली जा। शर्म नहीं आई है? शर्म नहीं आई? वही नवाजुद्दीन कहते हैं कि बॉलीवुड की आर्ट या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को थिएटर से निकाल के फेंक दिया जाता है। इवन OTT वाले भी बड़े मशक्कत करने के बाद उनकी फिल्मों को खरीदते हैं। अगर इस तरह की फिल्म, इस तरह का सिनेमा हम रिलीज करें तो मुश्किल से स्क्रीन भोगी बैठे ना हम लोग तो। अच्छा, फिर उस सिनेमा को हम सोचते हैं कि चलो OTT पे डाल दें, तो OTT भी लेने के लिए तैयार नहीं होता उसको, क्योंकि हम हिंदी ऑडियंस को झूमे जो पठान, मेरी जान या फिर टाइगर का स्वैग देखना जो पसंद है। देखो, नो हेट फॉर SRK सलमान, क्योंकि उन्होंने भी फैन ट्यूबलाइट जैसी फिल्में बनाई थी, बट क्या ही कर सकते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका क्या रीजन है, कमेंट में बताना। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो की है बजट। और जैसे इंडिया के वुमेन को पता है कि कम खर्चे में घर कैसे चलाया जाता है, वैसे ही मलयालम फिल्म मेकर्स को अच्छे से पता है कि कैसे कम बजट में मास्टरपीस सिनेमा बनाया जाता है। जहां आजकल बॉलीवुड में TJMM जैसी रोम कॉम फिल्म पर 200 करोड़ फूक दिए जा रहे हैं, वही मलयालम इंडस्ट्री 9 करोड़ के बजट में प्रेमालू जैसी मास्टरपीस फिल्म बना देती है। और रिसेंटली रिलीज हुई बेबी जॉन, जिसका बजट 180 करोड़ जा रहा है। और गणपत BNCM का नाम भी मत लेना, अभी गरियाना स्टार्ट कर दूंगा। तो वही अभी रिसेंटली मलयालम इंडस्ट्री की भी एक एक्शन फिल्म रिलीज हुई थी मार्को, जिसे इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म भी बताया जा रहा है। और इस फिल्म का बजट बस 30 करोड़ था। और ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से अपने बजट को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। और वो लोग कम बजट में भी अच्छी मूवीज इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो लोग स्टार को नहीं, एक्टर को कास्ट करते हैं। और फिल्म में ममूटी जैसा कोई सुपरस्टार हो या फिर कोई नया लौंडा, अगर कहानी अच्छी है तो उसे फुल सपोर्ट मिलता है। साउथ में वो सिस्टम में इक्वालिटी है, तो चाहे वो मम्मूटी मोहनलाल की फिल्म हो, चाहे एक न्यू कमर की फिल्म हो, उनको बराबर विजिबिलिटी मिलती है। ये लोग फॉरेन लोकेशन पे शूट करने की जगह वो केरला के किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पर शूट करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्चर तो प्रमोट होता है, ये साथ ही साथ पैसे भी बहुत कम लगते हैं। और वैसे भी मलयालम इंडस्ट्री मोस्टली ऐसी मूवीज बनाती है जो कल्चरल रूटेड है, जिसे किसी छोटे शहर या गाँव में सेट किया गया हो। और अगर तुम अपनी फिल्म को किसी गाँव या सिटी में शूट करते हो तो अच्छा खासा खर्चा कम हो जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, मलयालम डायरेक्टर महेश नारायण ने सी यू सून नाम की एक फिल्म बनाई थी। लॉकडाउन में बनाई गई इस फिल्म को सिर्फ आईफोन से शूट कर लिया गया। तो मतलब देख रहे हो ना लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि वहां पर सब लोग काफी पैशनेट है, काफी कोलैबोरेटिव है। तो अगर बजट की प्रॉब्लम आती है तो उसको सब मिलके सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ बॉलीवुड में तो स्टार्स के नखरे खत्म ही नहीं होते। बजट की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो दूर, अगर सेट पे 4 वैनिटी वैन ना हो तो ये लोग काम करने से मना कर देते हैं। बॉलीवुड मूवीज तो अच्छी बनाती ही है, और इस साल OTT की वजह से ये इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो सवाल ये आता है कि मलयालम सिनेमा का फ्यूचर क्या होगा, और ये भी क्या ये छोटी सी इंडस्ट्री कभी 500 करोड़ या 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी? तो चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। साउथ इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स और फिल्म मेकर्स हैं वो रीजनल इंडस्ट्री को लेके बहुत अवेयर रहते हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में जो छोटी इंडस्ट्रीज लाइक ओडिशा इंडस्ट्री या मलयालम इंडस्ट्री है वो 500 करोड़ इजीली क्रॉस कर जाएगी। Waiting there to come into cinema. The new film from Orissa, I forget the name of the film. I'm yet to see it. Everybody's been talking to me about it. In fact, Prashant Neel told me about that film. Yeah, Prabhas keeps telling me this. That Prithvi, we sit here and talk about Telugu, Hindi, Malayalam, Tamil. For all you know, the next 500 crore film might come from Orissa or Assam, लेकिन ये वीडियो मलयालम सिनेमा के बारे में है, तो मलयालम सिनेमा पर ही बात करेंगे। ओडिशा इंडस्ट्री को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। वैसे आप किस इंडस्ट्री पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो वो भी हमें बता देना। एज यू ऑल नो कि मलयालम सिनेमा के स्टार लाइक दुलकर सलमान, फहद फाजिल, टोविनो थॉमस, पृथ्वीराज सुकुमारन, ये सारे लोग आज ऑल ओवर इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। और जब भी कोई सी इंडस्ट्री या उसके स्टार्स पॉपुलर हो जाते हैं तो उनकी मूवीज की डिमांड भी इंक्रीज होती है। और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन मूवीज को ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करने का ट्राई
ट्राई करते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली भी देखने को मिला, जब मार्को रिलीज हुई तो उसे बस 30 स्क्रीन मिले, लेकिन एक हफ्ते में ही वो 300 स्क्रीन कैप्चर कर ली। और जब स्क्रीन काउंट अच्छा मिलेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि मलयालम सिनेमा भी 500 करोड़ के क्लब में इजिली शामिल हो पाएगी। 2022 में कांतारा ने भी बस अपने कंटेंट के दम पर ही 400 करोड़ किया था। इस चीज को आने वाले टाइम में मलयालम सिनेमा बहुत बार रिपीट करने वाली है और आने वाले टाइम में बहुत सी मलयालम फिल्म मेकर्स बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करते नजर आएंगे। और बहुत से मलयालम एक्टर्स तो ऑलरेडी बॉलीवुड की मूवीज में काम कर चुके हैं, जैसे दुलकर सलमान, और अभी रिसेंटली पृथ्वीराज सुकुमारन ने BMCM में काम किया था। और आने वाले टाइम में तो फहाद फाजिल भी इम्तियाज अली की मूवी में हमारी करंट नेशनल क्रश तृप्ति त्रिवेदी के अपोजिट रोल करते नजर आएंगे। और बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की नेक्स्ट फिल्म देवा के डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज भी मलयालम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। तो आने वाले टाइम में काफी एक्साइटिंग कोलैबोरेशंस अपने को देखने को मिलने वाली है। एक बात और जो इस इंडस्ट्री या इनके सुपरस्टार्स के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि वहाँ के सुपरस्टार्स कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से घबराते नहीं। जैसे कि मलयाली सुपरस्टार ममूटी की 2023 में सूर्या की वाइफ ज्योतिका के साथ एक फिल्म आती है कठाल द कोर, एक गे इंसान की शादी के बंधन में फंसी पूरी लाइफ की कहानी। आपको लगता है कि बॉलीवुड में आयुष्मान खुराना को छोड़ के कोई दूसरा स्टार इस तरह के प्रोजेक्ट को साइन करेगा? I said, sir, how did you choose to play this role? And he was like, what is a hero? A hero is not someone who's hitting somebody, who's doing action and romance. A hero is someone who's trying different roles, who's getting into the act of different characters. That's a real hero. बस यही बात बॉलीवुड स्टार्स को दूसरों से अलग बनाती है। और देखो, कहीं ना कहीं हिंदी ऑडियंस भी जिम्मेदार है, वो आर्ट सिनेमा को पसंद ही नहीं करती। So guys, ये था हाउ मलयालम सिनेमा इज किलिंग बॉलीवुड एंड दिस इज द अमेजिंग वीडियो गाइज एंड स्पेशल जिस तरह से वीडियो को एडिट किया गया है, बीच बीच में आपको फनी भी लगेगा एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। एंड मतलब वी ऑल नो दैट कि मलयालम फिल्म जो 2024 में जितने भी मूवीज़ रिलीज़ किए हैं ना, बैक टू बैक सारे मूवीज़ हिट हुए हैं एंड सारे मूवी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ऐसा लग रहा था कि 2024 इज़ ऑल अबाउट मलयालम सिनेमा ओनली गाइज एंड ईच एंड एवरी एक्टर एंड एक्ट्रेस का आपको एक्टिंग भी अच्छा लगेगा, स्क्रिप्ट भी बहुत ही सुपर्ब था एंड जिस तरह से वो मलयालम स्क्रिप्ट होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है गाइज। एंड लाइक नाउ इट इज़ एवरीवन इज़ लाइकिंग मलयालम मूवीज़ एंड ऐसे नहीं है कि उनका बजट कम होता है, लेकिन जब वो थिएटर में रिलीज़ होता है या OTT पे आता है तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है बिकॉज उनका जो स्क्रिप्ट है ना बहुत ही कमाल का होता है। रियली लव ईच एंड एवरी मलयालम मूवीज़ एंड आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टर एंड एक्ट्रेस गाइज। सो मुझे तो मलयालम मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल लगता है। सो अगर आप लोग इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड चैनल हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी एक रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।